अपने कल? सो इरिथ्रोपोइसिस हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। इरिथ्रोपोइसिस क्या था? व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। कितने दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है? 7 डेज। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस विल कंप्लीटेड इन 7 डेज। 7 दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब हम इरिथ्रोपोइसिस डिस्कस करते हैं तो कुछ थिंग्स जो हमने कल डिस्कस करी थी, लाइक फर्स्ट होता है आपका साइज मैच्योरेशन। देखा आपने? जहां पे साइज जो था, स्टार्टिंग साइज आपका 20 माइक्रोन था। देखा हमने 20 माइक्रोन। 20 माइक्रोन से साइज डेवलप होके कहां पहुंचा? 7.5 माइक्रॉन्स। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम इरिथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं इन दिस प्रोसेस इन 7 डेज, द फर्स्ट थिंग इज साइज मैच्योरेशन। साइज स्लोली स्लोली क्या होती है? मैच्योर होती है। सेकंड थिंग, साइटोप्लाज्म मैच्योरेशन। साइटोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स और जो थिंग्स प्रेजेंट है उनका मैच्योर होना। हमने देखा न्यूक्लियस था, वो स्लोली स्लोली क्या हो गया? बाहर निकल गया, डिसअपियर हो गया। और जो भी अंदर बेसोफिल्स थे वो सारे हमने खत्म कर दिए। और जो साइटोप्लाज्म जो रियल में होना चाहिए वो हमने वहां पे क्रिएट किया। एक एरिथ्रोसाइट का जो फ्लूइड है वो अंदर प्रिंट होता है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। एंड जो थर्ड होता है मैच्योरेशन, वो होता है एचबी, हीमोग्लोबिन अपीयरेंस। देखा हमने कल? इन स्टार्टिंग फेज व्हेन प्री एरिथ्रोसाइट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, देयर इज नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दिस प्री एरिथ्रोसाइट्स। प्री एरिथ्रोसाइट में कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं था। स्लोली स्लोली द हीमोग्लोबिन विल बी अपीयर वन बाय वन। जो स्टेप्स थी हमने देखा, पहली स्टेप में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपीयर होता है। और एट द एंड जब रेटिकुलोसाइट्स फॉर्म होगा तो वहां पे क्या होगा? हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेगा? हीमोग्लोबिन। और जब एरिथ्रोसाइट्स बनेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको अंदर? हीमोग्लोबिन। बाकी सारी थिंग्स खत्म हो चुकी होगी। तो ये सारा प्रोसेस हमने कल डिस्कस किया था। वही प्रोसेस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम आज बात करेंगे। अगर यहाँ से पहले तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट नहीं? हाँ, आरबीसी के मैच्योरेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा जो वेरियस टाइप के लाइक आयरन है, और जो एनीमियाज हम पढ़ेंगे आगे, जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर कुछ अदर टाइप्स भी आप पढ़ेंगे। तो वो फैक्टर्स, जो फैक्टर मैच्योरेशन फैक्टर्स है, वो आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। भी प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स पढ़ेंगे, साइज और नंबर्स भी पढ़ेंगे कि कब बढ़ सकता है, कब डिक्रीज हो सकता है, वो सारा भी हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है। हैं? माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रोसेस जो हमने पढ़ा था इसमें, जो मैंने एक वर्ड लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, वही। सो यहाँ मैं दो सेल ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द सेल नंबर ए, सेल नंबर ए, एंड दिस इज द सेल नंबर बी। इन दिस सेल देयर इज ऑर्गन व्हिच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा होगा, बचपन में बनाया भी होगा, बहुत बार बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मींस इट प्रोवाइड यू एनर्जी। सेल को जो एनर्जी चाहिए, जो आपको एटीपी चाहिए, वो कहां से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। द वन मोर स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज वर्क इन एरोबिक एनवायरनमेंट। इट नेवर वर्क इन एन एनारोबिक एनवायरनमेंट। ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता। सो इन दिस सेल नंबर ए, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, and this mitochondria working in aerobic environment. Aerobic environment. Aerobic means in the presence of oxygen. It means whatever amount of oxygen taken by this cell, जो भी ऑक्सीजन ये रिसीव करेगा सेल, उसमें से कुछ अमाउंट कौन यूज कर लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ दिस सेल इज हैविंग 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास 50 मॉलिक्यूल है, एंड इन द एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस द माइटोकॉन्ड्रिया यूज द 10 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, देन सेल के पास कितना बचा? 40 बचा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दिस सेल देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट देयर। सेल को एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, जिंदा रहने के लिए चाहिए उसको तो। सो सेल एरोबिक पाथवे अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो किससे एनर्जी रिसीव करेगा? एनारोबिक पाथवे से। सो सेल डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट विल अंडरगो द एनारोबिक पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कौन सा पाथवे वर्क करेगा? एनारोबिक पाथवे। एंड इन एनारोबिक पाथवे देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर यहाँ तक? In this cell again same we are discussing that there are 40 molecules of oxygen. इसमें भी कितने 50 और इसमें भी कितने 50 है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज नहीं किया, नहीं किया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट रहेंगे? 50. So which cell has more oxygen molecule after this process completion, एनर्जी मिलने के बाद? So इस सेल के पास यहाँ पे अभी भी कितने मॉलिक्यूल है? 50. और इस सेल के पास क्या है? 40. यानी ये अगर ये आरबीसी होती है, आरबीसी सेल एंड इट कैरिंग ऑक्सीजन टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो ये वहां से यहाँ से वहां तक लेके जाती, तब तक आधा ऑक्सीजन तो ये खुद ही यूज कर लेती, और फिर वहां पहुंचता कितना एंड पार्ट पे? हाफ अमाउंट। उससे आपको जो आपकी डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती। लाइक मैंने कल बोला था सॉप वाला एग्जांपल, आपके दुकान है, कोई भी शॉप मान लीजिए, कोई शॉप आपने है,
कचौरी समोसे की शॉप लगा रखी है आपने, है ना, 50 कचौरी बनाते हैं आप, 50 में से 25 आपके घर वाले ही खा जाते हैं, पीछे कितनी बची, 25। अब आप इस 25 को सेल करके क्या कमाओगे, क्या इतना कमा सकते हैं क्या 50 बेचने के बाद जो कमाई होती है। सो ये जो हम खुद खा रहे हैं इससे अपने को क्या होगा, लॉस होगा। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि if mitochondria is present inside the cell, it will use the cell oxygen and it will decrease the amount of oxygen inside the cell. But if mitochondria is absent, then inside the oxygen जो भी है वो यूज नहीं होगा एंड उससे आपको हाई अमाउंट डिलीवरी होगी सेकंड पार्ट के ऊपर। क्लियर, ये था जो हमने कल पढ़ा था कि why आरबीसी इज ए हाईली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल एंड व्हाई नॉट अदर सेल्स। अदर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अदर सेल में न्यूक्लियस होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके पास एक ज्यादा स्पेस होता है ऑक्सीजन को अपने पास रखने के लिए। क्लियर यहां तक, मूव करें। कल मैंने कुछ नाम लिखवाए थे स्टेजेस के अलग अलग। सो नाम थे, फर्स्ट था आपका प्री एरिथ्रोब्लास्ट जो सेम रहेगा हर एक बुक में, सब में सेम ही है। सेकंड था आपका द, जो आपका स्टेनिंग करने के बाद वो ब्लू डाई में स्टेन हो रहा था और इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। द बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट इज आल्सो नोन एज अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। सेकंड हमने बात किया था जिसमें दोनों स्टेनिंग हो रहा था, तो हमने उसको नाम दिया पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट एंड दैट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। एंड थर्ड जो हमने बात किया था द रेड कलर, कंप्लीट रेड कलर, दैट इज द ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट व्हिच इज नोन एज लेट एरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर है, तो इनको अगर आप कहीं दूसरी बुक में पढ़ रहे हैं दूसरा नाम है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मूव करें। सो एरिथ्रोपोइसिस क्या है, erythropoiesis is the production of red blood cells start in the red bone marrow with a precursor cell called a pre-erythroblast. bone marrow कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, रेड bone marrow एंड येलो bone marrow. What is yellow bone marrow? Red bone marrow is responsible for the blood cell formation. Then what is the benefit, what is the purpose of white yellow bone marrow? क्या है येलो bone marrow, क्या है येलो, नहीं पता। ये क्वेश्चन जो हम हर बार पढ़ते हैं मुझे आज याद आ रहा है, वो जब भी आप हम यहाँ पढ़ते हैं मैं आपसे पूछता हूँ एसिड वाला क्वेश्चन पूछता हूँ बार बार कि स्टमक में एसिड कौन प्रोड्यूस करता है HCl कौन प्रोड्यूस करता है, पैराइटल सेल, चीफ सेल। तो इसका क्वेश्चन अभी आया था एमएससी के अंदर, एसिड प्रोडक्शन कौन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये येलो बोन मेरो क्या होता है, व्हाट इज येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो नहीं पता, येलो बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो, बोन मेरो पढ़े, बोन मेरो किस में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं या वो अपने स्केलेटल में पढ़ते हैं, पढ़ा दिया, स्केलेटल तो पढ़ा है ना सर ने, है। सो रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो क्या होता है, सो डिफरेंशिएट दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। कल नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं आके, आते ही मैं वहां पहुंचू नहीं उससे पहले आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बोन मेरो, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो क्या है कल। मूव करें आगे। नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट बाय 7 डेज, कितने दिन में कंप्लीट होता है, 7 दिन के अंदर। और 7 दिन बाद क्या बनेगा, कौन सी सेल बनेगा, रेटिकुलोसाइट। 7 दिन के बाद एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रेटिकुलोसाइट, जो हमने देखा था, और वो सीधा कहां ट्रांसफर होता है, ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। नेक्स्ट, हो करें। नेक्स्ट, साइट ऑफ, नहीं लिखा, सर येलो हेल्प इन मेंटेनिंग बोन, बोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वेरी गुड। कल आप भी पढ़ के आना रजनी, है ना, बोन में हेल्प करता है, कहां हेल्प करता है, बोन बनाता है येलो बोन मेरो। कल आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके आना है कल। मूव करें आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस बॉडी में कहां पे होता है, कहां होता है एरिथ्रोपोइसिस, बोन मेरो में। और बोन मेरो कहां होता है, बोन में, तो आंसर क्या होगा, बोन। बट अलग अलग एज ग्रुप में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी पूछते हैं कि फिटस में कहां पे बनता है एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन इन द फिटस, और इन अर्ली जो इन्फेंट स्टार्टिंग एज है, और इन चिल्ड्रन और इन एडल्ट, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ this erythrocyte. So we have different different age group and one by one discuss करेंगे. So in embryo or fetus, this is very important. Liver is the main site of RBC production in fetal life. जो fetal life starting phase होता है उसमें आपका जो आपका RBC formation या erythropoiesis हो रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, fetal life के अंदर, लीवर के अंदर। मेटास सॉरी mesoblastic stage from 0 to 3 month, the mesenchymal cell of yolk sac, mesoderm, endoderm पढ़ा होगा पीडियाट्रिक के अंदर या फिर ओबीजी के अंदर सड़े पढ़ा होगा। And hepatic stage 3 to 6 month, liver and spleen. So 0 to 3 month तक कौन प्रोड्यूस करेगा लाइफ में, जब आप
बच्चा जो फिटल ग्रोथ हो रही है स्टार्टिंग के 0 to 3 मंथ है उसमें यॉक से फिर 3 to 9 मंथ तक आएगा आपका लीवर एंड स्प्लीन और बर्थ होने के बाद बोन ही आपका क्या करती है पूरा डेवलपमेंट जो ये एरिथ्रोपोइसिस का है वो करता है. सो नेक्स्ट इज माइलोइड स्टेज 6 to 9 मंथ लॉन्ग बोन. एक स्टेज आती है जहां पे बॉडी के अंदर हर एक बोन जो होती है वो आपका एरिथ्रोपोइसिस प्रोड्यूस करती है और वो स्टेज है जब बच्चा बोर्न होता है. तो वहां पे मोस्टली जितनी भी बोन है वो क्या करती है एरिथ्रोपोइसिस करती है. हम लॉन्ग बोन प्राइमरी आंसर देते हैं. एडल्ट की बात करें कि एज एडल्ट एरिथ्रोपोइसिस कौन सी बोन में होता है एडल्ट में अभी आपकी स्टेज में कहां पे बन रहा है आरबीसी. फिर वही वही पहुंच गए बॉन मेरे में बन रहा है सर. फिर बॉन. अरे बॉन कौन सी बॉन. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन. स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है. फ्लेट बॉन लॉन्ग बॉन मेम्ब्रेनियस बॉन है. लॉन्ग बॉन पता नहीं आई डोंट नो. हाईएस्ट बॉन मेरो कहां होता है. बॉन मेरो एस्पिरेशन करने की मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट. iliac crest इज ए लॉन्ग बॉन है. फीमर से निकाल लेते बॉन मेरो ऐसे निकाल नीडल लगा. फीमर इज ए लॉन्ग बॉन. क्या फीमर से कभी निकालते हैं. व्हाई इन iliac crest. iliac crest इज ए विच टाइप ऑफ बॉन. इट्स अ फ्लैट बॉन और मेम्ब्रेनियस बॉन. कौन सी बॉन है. फ्लैट बॉन. सो आगे लिखा है अभी देखो बॉन भी पढ़नी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है. पढ़ाऊं है पहले बॉन पढ़े. सर ने बॉन से स्टार्ट किया स्केलेटल पर आप लोग पढ़ते नहीं हो. प्रॉब्लम ये है आप लोग मुझे पता बॉन तो कम से कम सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन तो वो तो पहले ही पढ़ाते हैं सबसे पहले. लास्ट में कोई डिजीज बची हुई होगी अभी तो और सर ने बताया फ्रैक्चर है और एक तो कोई डिजीज है जो बची हुई है बाकी सब तो पढ़ा दिया और वो आप पढ़ते नहीं हो. चले आगे नेक्स्ट. वो करें. नेक्स्ट अदर साइड जो हम एडल्ट की बात करें यहाँ पे मोर लेस देन 6 ईयर 6 साल से कम एज है 9 मंथ से लेके 6 ईयर तक अगर हम बात करें तो रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स जो मैंने अभी बताया था बोन होने के बाद से लेके 6 ईयर तक आपकी बॉडी में जितनी भी बोन है सारी क्या करती है बोन मेरो प्रोडक्शन करती है जिसमें रेड बोन मेरो ही रेस्पॉन्सिबल है येलो बोन मेरो प्रोडक्शन नहीं करता है. आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद से लेके 20 ईयर आप सब इसको क्रॉस कर चुके हो. द लॉन्ग बोन जो आप बोल रहे थे टीबी एंड फीमर दैट इज ऑलरेडी आप लोग क्रॉस कर लिया. पहले 20 तो सब क्रॉस कर ही चुके हो आई थिंक. 20 भी नहीं किया हो तो अभी आप फिर बीएससी कर रहे होंगे या तो है. हाँ तो 20 तो क्रॉस हो ही गया है. सो टीबिया एंड फीमर जो लॉन्ग बोन है एंड आफ्टर 20 ईयर टू एंड ऑफ द लाइफ लास्ट तक हमारी मेम्ब्रेनियस बोन फ्लेट बोन होती है. ऑल द मेम्ब्रेनियस बोन ऑफ बॉडी लाइक वर्टिब्रा द पेल्विस स्टर्नम रिब्स क्रेनियल बोन दोस थ्रू आउट लाइफ लास्ट तक आपका ये करती रहेगी. तो मेम्ब्रेनियस बोन का मतलब समझते हो. मेम्ब्रेनियस बोन का मीनिंग समझते हो. व्हाट इज मेम्ब्रेनियस बोन. नहीं पता. मेम्ब्रेनियस बोन मींस छोटी छोटी बोन होती है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको मिला के एक बड़ी बोन बनाते हैं. लाइक स्कल स्कल के अंदर बहुत सारी बोन है उन सबको एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच करके बड़ी बोन बनाया गया. मतलब फोंटानेल क्लोज एट 1.5 ईयर पोस्टीरियर 1.5 मंथ. सो वो क्लोज क्यों हो रहा है क्योंकि अलग अलग बोन है उनको आप क्लोज करवा रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू बंद करवा रहे हैं. सो वो सारी बोन जो स्मॉल स्मॉल बोन बड़ी बोन बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं मेम्ब्रेनियस बोन. वर्टिब्रा कॉलम में पढ़ते हैं एट बर्थ 33 वर्टिब्रेस आर देयर आफ्टर डेवलपमेंट होने के बाद 29 हो जाती है फ्यूज हो जाती है 28 सॉरी फ्यूज हो जाती है या 26 होती है. चार चार जो लास्ट वाली है वो एक एक हो जाती है. जो वर्टिब्रा लास्ट कॉक्सियल और आपका सैक्रा वाला पार्ट है वो दोनों मिलके वन वन हो जाती है. तो वो जो फ्यूज हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू वो बोन क्या होती है मेम्ब्रेनियस बोन. पेल्विस इलियम इशियम अलग अलग बोन होती है. सो वो बोन जो है एक साथ उनके फ्यूज हो रही है. तो ये सारी बोन किसमें आती है मेम्ब्रेनियस बोन में. तो आपका अभी कहां से हो रहा है प्रोडक्शन मेम्ब्रेनियस बोन. जो हमारी मेम्ब्रेनियस बोन है वहां से अभी प्रोडक्शन. नेक्स्ट ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन्स आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिन. लाइक बोन कैंसर हो गया या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें बोन प्रोडक्शन नहीं कर सकती है बोन आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आरबीसी और एरिथ्रोपोइसिस देन व्हिच is responsible for the RBC production. The answer should be the spleen. Spleen is an organ which is responsible for red blood cell production, RBC production. Spleen is a very important organ. आपको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है. It's a lymphatic organ. It's graveyard for RBC. It's erythropoietic organ also for the RBC in case of emergency. तो हेल्प करता है इतनी सारी है. नेक्स्ट लिख लिया एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट. मूव करें. नेक्स्ट एरिथ्रोपोइसिस जो है कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं. कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं. सो एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है कौन करता है कौन हेल्प करता है. फॉर एरिथ्रोपोइसिस जो हमने कल पूरा प्रोसेस पढ़ा था वो स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज जो आती है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आरबीसी.
अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्या होगी, दैट इज हाइपोक्सिया। मेन इश्यू इज हाइपोक्सिया। एनीमिया होने से भी क्या होगा, हाइपोक्सिया, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। बाकी एनीमिया हो रहा है और उससे हाइपोक्सिया नहीं हो रहा तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो एनीमिया, बट एनीमिया होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज मेजर प्रॉब्लम, पर्सन विल सफर हाइपोक्सिया। सो व्हेन देयर इज लेस नंबर ऑफ आरबीसी एंड दिस हाइपोक्सिया प्रेजेंट इन द सेल, दिस लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू योर किडनी, कहां जाएगा, किडनी के पास। किडनी पढ़ा है सबने, दो होती है नंबर में या एक होती है, हाँ, मे बी सम पर्सन में है वन किडनी आल्सो फ्रॉम बर्थ, होती है बहुत सारों के सिंगल किडनी भी होती है, एंड दे आर लिविंग वेरी वेल, हेल्दी रहते हैं वो, तो इसलिए आप भी अपनी किडनी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वेरी गुड। किडनी, in our kidney a specific structure which is known as the functional and structure unit of our kidney, that is nephron, सब जानते हैं इसके बारे में, तो you can help me. In this nephron the capillaries or the vessels which is taking blood toward this nephron from this side, this is the vessel which is taking blood toward this nephron, this is known as afferent arteriole, and this and the second part जो लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं efferent arterioles, very good. So this is afferent arteriole and this is efferent arterioles. Now which of the following part or which of the following structure in our nephron or in our kidney responsible for the production of a hormone which is stimulate the erythropoiesis? The name of the hormone is erythropoietin. So which part or which cell or which structure in our kidney produce the erythropoietin hormone? रेनल पढ़ा दिया मैंने, है नहीं पढ़ाया, हाँ, तो भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। 3 हार्मोन पढ़ाए थे मैंने, रेनिन, विटामिन डी एंड एरिथ्रोपोइटिन, तीनों के बारे में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ोगे आप, अभी तो मुझे बताना ही पड़ेगा, है आप नहीं पढ़ाया ना, आप नहीं बताओगे, हैं, और किसी और ने पढ़ाया होता तो हम ब्लेम भी करते, अब मैंने ही पढ़ाया, क्या ब्लेम करूं मैं, हैं, कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा इससे नहीं आ रहा आपको। कौन करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस, तो सर किडनी, वेरी गुड। किडनी में कौन करता है सर, नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन में कौन करता है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल इज स्पेस, इंटरस्टिशियल कुछ ऑर्गन पार्ट कुछ नहीं होता, कॉर्टिकल है, पेरिट्यूबुलर सेल्स, कहां होती है पेरिट्यूबुलर सेल्स, है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, these are the specialized cell which is known as Parkinson cell, and here we have a specialized dark shade macules, finger like projections macules, and these macules are known as macula densa. So this is macula densa and this is Parkinson cell, and this is the JG apparatus, but this JG apparatus is not responsible for the production of erythropoietin. Now here which color, फोकस मैं इधर पढ़ा रहा हूं, उस पे रखो, चाय पे नहीं रखना है। Now this efferent arteriole will move and encircle around this, इसके encircle करेगा ऐसे, yes or no, and it will form, क्या बनाएगा, ये क्या बनी है जैसे बनाई, it is very very shameful, जिन्होंने पढ़ लिया वो भी आंसर नहीं दे रहे हैं। There are two structure जो मैंने बताई थी, one is the peritubular capillaries and second is vasa recta, जो encircle होती है वो peritubular capillaries and जो straight सीधा जाता है that is vasa recta. So these are the peritubular capillaries, and the cell which is present around these structures that is known as peritubular cells. So these are the peritubular cell which is responsible for the production of erythropoietin hormone. याद रखेंगे, अब erythropoietin hormone कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर होगा the peritubular cells, not capillaries, याद रखेंगे, the cells which is present around the peritubular structures in our nephron, that is peritubular cells, और वो सेल क्या करेगी, आपके erythropoietin हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी। सो हमने कहां लिखा था, हाँ किडनी तक आगे, किडनी में क्या आएगा, because of the hypoxia kidney will produce क्या हार्मोन, erythropoietin. This erythropoietin hormone is produced by peritubular cell of kidney. Now this erythropoietin hormone is the main hormone which is responsible for the starting process of erythropoiesis. So erythropoietin hormone reach to the bone marrow, red bone marrow, red bone marrow, and then this will stimulate this red bone marrow, इसको stimulate करेगा और यहाँ पे क्या start हो जाएगा, erythropoiesis. So कुछ इस तरह से आपकी बॉडी में क्या होता है, erythropoiesis होता है। इसके बाद वो जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, प्री erythroblast आएगा, देन उसके बाद आपका 3 जो स्पेसिफिक सेल हमने बनाई थी, बेसोफिलिक erythroblast, पॉलीक्रोमेटिक erythroblast एंड ऑर्थोक्रोमेटिक erythroblast, क्लियर है, हटा दें इसको। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जो उधर लिखा था मैंने, ऐसे ही कुछ लिखा है यहाँ पे भी, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कहां से आएगी, आपको आरबीसी चाहिए, इसकी स्टिमुलाई कौन देगा,
अरे अभी तो पढ़ाया मैंने, किडनी हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया कहां पहुंचेगा, किडनी के अंदर, एंड देन किडनी के पास गया स्टिमुलाई, किडनी ने कैसे सेंस किया, विद द हेल्प ऑफ हाइपोक्सिक सेल, हाइपोक्सिया होने की वजह से, देन उसके बाद एरिथ्रोजेनिन, इट्स अ रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर, जिसके थ्रू क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन बनेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन का प्रीकर्सर फॉर्म क्या है, एरिथ्रोजेनिन, देन एक्ट ऑन बोन मेरो जो अभी मैंने बोला, और उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस, नीचे लिखा हुआ एरिथ्रोपोइसिस, क्विकली आप लोग लिख ले तब तक मैं, हाँ वेरी गुड, सेंस ऑफ जो है वो बहुत अच्छा है आपका, कि चाय पीऊंगा इसमें चाय है तो, इतना गर्मी और उसमें ये वापस गरम गरम चाय, इसकी जगह कुछ कोल्ड होना चाहिए, है ना, ताकि कूल रहे आदमी, जूस, कोल्ड कॉफी, जूस जो भी होता है, शुगर जो भी होता है वो मैं नहीं खाता हूँ, आपको पहले ही बताया था, सो शुगर वाले प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करते हैं, सो बेटर क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट, छाछ है, छाछ पी सकते हैं, हाँ लेमन वाटर पियेंगे, अभी अपन चाय पीते हैं ना, आप लिखो, लिख लिया, बातें करने के लिए नहीं बोला आप लोगों को, क्विकली लिखना है जल्दी, आज मुझे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उसके साथ में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड क्लोटिंग सब कुछ खत्म करना है, बहुत स्लो चल रहा है, 2 दिन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और मुझे ब्लड सॉरी कार्डियक खत्म होने से पहले ब्लड खत्म करना है, लिख लिया, नेक्स्ट, लास्ट में लिखा हुआ है एरिथ्रोपोइसिस, जो ऊपर लिखा है सबसे ऊपर वही नीचे लिखा है, नेक्स्ट मूव करें, यस मूव करें, नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कौन से पार्ट में होगा, स्प्लीन के अंदर, कल हमने पूरा प्रोसेस याद है, पढ़ा था, पूरा हमने डिस्कस किया था, स्प्लीन में कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, हाउ द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन आवर स्प्लीन, so the first thing is due to age cell membrane become fragile, so more susceptible to hemolysis, why it is more fragile, because of wearing and tearing effect when moving inside the blood vessels, the next is phagocytic reticuloendothelial cell in all tissue but specifically in the spleen, which is known as a graveyard of RBC, graveyard means शमशान, हिंदी में बोले तो शमशान, बोन एंड लीवर, सो प्राइमरली आपका स्प्लीन है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो आपकी फेगोसाइटिक सेल है, किसके लिए, ब्लड ओल्ड सेल जो ब्लड है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहां पे होती है, स्प्लीन के अंदर, बोन के अंदर और लीवर के अंदर, देन आरबीसी इमर्ज इन हाइपोटोनिक सेलाइन बाय ऑस्मोसिस, कल बताया था मैंने, इन स्प्लीन आरबीसी किसमें हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, एंड वहां पे अगर बहुत सारे बड़े बड़े पोरेंस है तो ऑस्मोसिस से सारा फ्लूइड कहां जाएगा, सेल के अंदर, एंड दिस में लीड टू वाटर एंटर इन सेल एंड सेल ब्रस्ट फूट जाएगी, और वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, एचबी यानी हीमोग्लोबिन, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन होता है टोटल, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, इन वन आरबीसी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इज 33%, कल लिखा था याद है, हाँ अभी मैं आज पूरा सीबीसी पढ़ाऊंगा तब काम आएगा वो, याद रखना तब तक, सो दिस इज द प्रोसेस नाउ आफ्टर रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या बना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फिर से सर्कुलेशन में आएगा, अब इसका क्या होगा आगे जाके, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये सारा प्रोसेस कल मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था आपको स्प्लीन के साथ में, आफ्टर एंडिंग दिस ब्लड, लगभग ब्लड एंड होगा तब तक आपका सब कुछ पुराने वालों का एंड हो जाएगा, सारे सिस्टम, और उसके बाद वी आर फ्री टू स्टार्ट एनीथिंग जो हमारी इच्छा होगी, क्योंकि पुराने वाले उसके बाद बोल नहीं सकते, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो वी विल कंप्लीट द नर्वस सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे, और आई थिंक उसके बाद मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, रेनल, ऑन्को, अरे जेनेटिक्स तो 2 दिन का चैप्टर है, उसमें क्या रखा है, जेनेटिक्स इज नॉट अ मेजर सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, जेनेटिक्स है, सोशियोलॉजी है, और भी जो है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, जो बच जाते हैं एक्स्ट्रा वाले वो सब मेरे ही पास है, जिसके पास टाइम नहीं है वो सब भी मेरे ही पास है, ऐसा ही है, लाइक अब टाइम नहीं है तो फिर मैं उसको खत्म करने में लगा रहता हूँ, तो इसीलिए मेरा सिलेबस सबसे पहले होता है, बिकॉज आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, मोस्टली हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ, तो मेरा सिलेबस जल्दी हो जाता है, फिर मैं फ्री रहता हूँ,
अब मेरा सिलेबस हो गया था आपके लिए, पुराने वालों के लिए, तो अब इनको नए वालों को पढ़ा नहीं सकता डबल, तो क्या करें? तो सर ने बोला ब्लड पढ़ा दो, ब्लड पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद आप लोग चले जाओगे, फिर अक्टूबर वालों के बाद आएंगे जनवरी वाले, वो बोलेंगे सर ये बाकी है, फिर उनका पढ़ाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल से पहले डिस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से क्या बना? एचबी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन लीड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये दो थिंग्स से मिलकर बना है, वन इज द हिम एंड सेकंड वन इज द ग्लोबिन, हिम एंड ग्लोबिन। सो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, हिम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या बनाता है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन, याद है कुछ? भूल जाते हो आप लोग? प्लाज्मा प्रोटीन, वेरी गुड। पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे, दोनों को अलग अलग समझते हैं पूरा। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं इसको, हिम एंड ग्लोबिन। सो दिस इज द हिम एंड दिस इज ग्लोबिन। हिम की बात करें तो यहाँ पे दो मेन थिंग्स होते हैं हिम के अंदर, वन इज द फेरस दैट इज आयरन, Fe प्लस प्लस, एंड second one is biliverdin. So second one is the porphyrin. Porphyrin. There are two components. One is the ferrous, that is iron, and second one is porphyrin. Ferrous iron है, ये आपके सर्कुलेशन में वापस जाएगा और आपके लीवर में जाके वापस क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फेरस इज, स्टोरेज फॉर्म इज फेरिटिन एंड मूविंग फॉर्म इज ट्रांसफेरिटिन। तो ये जो फेरिन है ये जाके आपके फेरिटिन फॉर्म में लीवर में जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होगा, एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट विल कम आउट फ्रॉम द लीवर और वापस ट्रांसफेरिटिन में मूव करके वापस इससे आरबीसी फॉर्मेशन या जो भी करना है इससे बन जाएगा। तो ये तो आपका वापस क्या हो गया? रीयूज हो गया। सो फेरस या आयरन क्या हो गया? रीयूज हो गया। ये तो क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा? पोरपायरिन। पोरपायरिन की बात करें तो दिस पोरपायरिन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक रिंग होती है, फोर पायरोल रिंग होती है इसके अंदर। Now this porphyrin will be converted into a yellow, or sorry, not yellow, green, will be converted into a green pigment that is biliverdin. This is a green pigment. कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन। अगर आप इसको देखेंगे तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट हम इसको बोलते हैं। पोरपायरिन किसमें बना? पायरोल। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पायरोल ही बना नहीं है, तो इसी के अंदर ही होता है। पायरोल चार रिंग होती है जिससे पोरपायरिन बना हुआ है, और ये पोरपायरिन से क्या बना? बिलिवर्डिन। नाउ दिस बिलिवर्डिन विल बी लोडेड ऑन ए व्हीकल। एक व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन वाला, उस पर लोड होगा और ये कहां पहुंचेगा? लीवर के पास। नेम ऑफ दैट व्हीकल इज, कौन सा व्हीकल है जो इसको स्प्लीन से उठा के लीवर में लेके आएगा? यूडीपी एंजाइम, वेरी गुड। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, मैंने अगर आपको दो पार्ट पढ़ाए थे ब्लड के, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज सेल। इन प्लाज्मा वी डिस्कस अबाउट द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, एंड इन एल्बुमिन वी मेंशंस दैट एल्बुमिन इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ बिलिवर्डिन फ्रॉम द स्प्लीन टू लीवर। अगर नहीं तो आप देख सकते लिखा हुआ है वहां पे, एंड इट इज शोइंग दैट यू आर नॉट रीडिंग, आप पढ़ नहीं रहे हो। मैंने 2 दिन पहले ही लिखवाया था एल्बुमिन के अंदर, तो आप देख लो, नहीं तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं, पढ़ाया था। सो वो यहाँ वही प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी कि बिलिवर्डिन जो बना है इसको कहां लेके जाना है? लीवर के पास। और यही रीजन होता है व्हेन पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ एल्बुमिन, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एल्बुमिन पेशेंट इज डेवलपिंग जॉन्डिस, दैट इज नोन एज प्री हेपेटिक जॉन्डिस, क्योंकि वो लीवर से पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है। सो बिलिवर्डिन विद द हेल्प ऑफ एल्बुमिन, विद द हेल्प ऑफ एल्बुमिन कहां जाएगा? लीवर के अंदर। इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट टू किस ऑर्गन में? लीवर में। सो बिलिवर्डिन कहां पहुंच गया? लीवर में। In the liver, this biliverdin is a highly toxic component. ये biliverdin क्या है? बहुत ही ज्यादा toxic and water insoluble. Water insoluble. Biliverdin is a very very toxic component and it is a water insoluble green pigment. Now this will be reached into the liver with the help of albumin. After reaching in the liver we have a specific enzyme that is UDP. With the help of this UDP, this biliverdin will be converted into bilirubin. Yeah, bilirubin. And this bilirubin is a yellow pigment. कौन सा एंजाइम है ये? UDP GT. UDP is the uridyl, मैंने उल्टा लिख दिया ये, URIDYL, यूरिडिल डाइफॉस्फेट। UDP convert the biliverdin into
bilirubin. Now this bilirubin is a less toxic and water soluble component. This bilirubin is a less toxic as well as water soluble, less toxic, water soluble. Clear? Now this bilirubin will be again ये plasma blood में mix हो जाएगा, mix into your circulation and reach to your two body system in GIT or in urinary. In GIT it mix with GIT के अंदर जाएगा और किसके साथ मिक्स होगा? स्टूल के साथ. जब आपका बिलिरुबिन GIT के अंदर पहुंचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्कोबिलिरुबिन. And when bilirubin reach into your urinary system, urobilirubin, urobilinogen या urobilirubin and स्टर्कोबिलिरुबिन. Yes? याद रहेगा? So in GIT ये क्या बन गया? स्टर्कोबिलिरुबिन और बिलिरुबिनोजन, ऐसे भी बोलते हैं, एक ही बात है दोनों. और इन यूरिनरी यूरोबिलिनोजन या बिलिरुबिन, दोनों एक ही बात है. और फिर ये यहां से किसके थ्रू आउट हो जाएगा? स्टूल में मिक्स होके बाहर और यहाँ पे यूरिन में मिक्स होके बॉडी से आउट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हिम. ये किसका प्रोसेस था? हिम का प्रोसेस था. लिख लिया? नहीं लिखा? तो ये है हिम के बारे में ऊपर से. लिख लिया? सो स्टर्कोबिलिनोजन अगर क्वेश्चन आता है तो कहां पे होगा ये फॉर्म? स्टर्कोबिलिनोजन इज इन GIT and urobilinogen is in urinary system. ऊपर करें? मूव करें ऊपर? सो नेक्स्ट इज दिस इज फेरस रीयूज हो गया एंड 4 पायरीन से एंड प्रोडक्ट बना. तो आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, ये प्रूव होता है. इतना छोटा सा थिंग्स भी आप भूल रहे हो तो आप नहीं पढ़ते हो. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है. नहीं पढ़ोगे तो फिर मार्क्स कमाएंगे, ट्यूसडे के पेपर में कमाएंगे, फिर संडे टेस्ट में कमाएंगे, बाद में एग्जाम में कमाएंगे, प्री में कमाएंगे, मेंस में कमाएंगे, फिर अगला नोट सेट आएगा है. तो क्यों करना है ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. रटना बंद करो, समझना स्टार्ट करो. कौन कहां किसको लेके जा रहा है उसको समझो. ठीक है? मूव करें ऊपर? नेक्स्ट. यस. हाँ जी, कुछ नीचे करना है. ऊपर वाले नहीं लिखा अभी तक? अरे ये वापस स्टार्ट हो गया. अभी थोड़ा बहुत याद है वो बुला देगा ये. ऊपर करें? नेक्स्ट. अरे प्रताप, प्रताप लिख लिया? स्टर्को बिलिरुबिन और बिलिनोजन दोनों एक ही बात है. बिलिनोजन लिखा हुआ तो भी वो एक ही बात, अलग अलग नहीं है ना. मूव करें ऊपर? लिख लिया? ये एंड हो गया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है जीआईटी में आपका स्टर्को बिलिरुबिन और बिलिनोजन और यूरिनरी में यूरोबिलिनोजन, और ये दोनों बॉडी से आउट हो गए यहां से. नेक्स्ट. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट बचता है वो अपने पास क्या है? ग्लोबिन. सो ग्लोबिन जो है वो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. ग्लोबिन इज आल्सो नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. ग्लोबिन भी कहां काम आएगा? जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है उसमें आपका काम आ जाएगा ग्लोबिन. इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो ग्लोबिन भी वापस क्या हो जाएगा? रीयूज होगा. ग्लोबिन के बारे में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पता होना चाहिए. तो ग्लोबिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें 4
स्पेशलाइज्ड चेन होती है जो हम आगे अभी हीमोग्लोबिन में भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबिन के ऊपर मूव करें, इधर लिखता हूं ग्लोबिन। ग्लोबिन की बात करें, इन ग्लोबिन देयर आर स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन। इन ग्लोबिन देयर आर फोर, यहाँ पे कितनी चेन होती है इसके अंदर, फोर चेन्स होती है, और इन फोर चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया। देयर आर टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन। दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है जो एक दूसरे से एनलप होती है। इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन ये कौन सी चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ बनी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। बोथ आर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, ये भी क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका एक एग्जाम में आया था कि इन वन अल्फा चेन और वन पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन कंटेन हाउ मेनी अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी इसका तो क्या हो जाएगा, वापस रियूज हो जाएगा, बट ये इसकी स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। सो वन अल्फा चेन कंटेन, इट्स नॉट टू, दो में नहीं, एक ही बात कर रहे हैं हम, दो करना है तो डबल करना पड़ेगा आपको। सो वन अल्फा चेन कंटेन हम बात कर रहे हैं, वन अल्फा चेन कंटेन हाउ मेनी अमीनो एसिड, कितने नहीं पता, 141 अमीनो एसिड। एंड वन बीटा चेन कंटेन, ये सेम लिखना है, वन बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड। याद रहेगा या भूल जाओगे? सो दिस इज द कंप्लीट एंड आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो सारा। और यही रीजन होता है कि जब बच्चों के अंदर जो प्रीटर्म और जो टर्म बेबी होते हैं, बर्थ के बाद उनमें जॉन्डिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज इन चाइल्ड द नंबर ऑफ आरबीसी इज वेरी हाई, आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है बच्चों में। द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज वेरी शॉर्ट, the UDP-GT or the liver is immature, UDP-GT is very low, and due to these, albumin is also low. Because of these all reason, the child have the higher chance for developing jaundice compared to adult. And in the most of the children, we have the physiological jaundice. In every child, most of the child have the physiological jaundice. वो होना common है. It should not be pathological. बस physiological है, वो होगा, और कुछ दिन फोटोथेरेपी देके ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करना होता है। चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट, मूव करें। अरे लिख लिया, ये इतना लाइन लिखने में इतना टाइम लगा। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स लिखी हुई है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। What is poikilocyte? That is abnormal shaped cell. Normal shape of RBC is biconcave disc shape, disc and biconcave. This is the normal shape. But if RBC is having like this shape, this is an abnormal shaped RBC, and this type of abnormal shaped RBC is known as poikilocyte. याद रहेगा? If RBC has unequal size, normal size of RBC is 7.5 micron, but in our blood, when you are checking the size of RBC, one RBC is 10 micron, one is 5 micron, one is 7 micron. These are the shape of RBC which is in unequal shape. The unequal shape of RBC is known as anisocytosis. Anisocytosis. Aniso means unequal, cytosis means cell. RBC, anisocytosis. कल आपको बताया था मैंने three types of cell, RBC, WBC and platelets. The RBC and WBC are the complete or whole cell. याद है? And the platelet is a fragmented cell. If this type of fragmented cells are present in the blood, this condition is known as cystocyte. This is known as cystocyte. It is a fragmented part of a red blood cell and indicate increased hemolysis. जो platelet है वो तो normal fragmented part है, but you see the red color small pieces of a cell in blood. Normally there is no fragmented red color part in our blood. प्लेटलेट का कलर रेड नहीं होता है, वो नॉर्मल व्हाइटिश जो कलर है वही रहेगा, येलो व्हाइटिश कलर। बट इसकी अगर हम बात करें तो रेड कलर, आरबीसी के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज नोन एज सिस्टोसाइट। क्लियर? एंड ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इज एन इंडिकेशन फॉर हेमोलाइसिस। आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर हेमोलाइसिस। सो दिस इज द एंड ऑफ रेड ब्लड सेल, एंड ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बाहर से हो गया, अब इसके अंदर एक और होता है, वो पढ़ना है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन, एचबी। लिख लिया? क्लियर? मूव करें नेक्स्ट।
ये तो सिंपल सी फॉर्म है, हीमोसिड्रिन। हेमो यानी तो सेम आपका हीमोग्लोबिन वाला पार्ट हिम, और सिड्रिन मींस आयरन। सो आयरन की जो स्टोरिंग फॉर्म होती है, इट इज आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स इन रेड ब्लड सेल, नॉट इन बॉडी, इट इज इन रेड ब्लड सेल। आपके जो रेड ब्लड सेल में जो आयरन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जो फॉर्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज नोन एज हेमोसिड्रिन। ओनली फाउंड विद इन सेल, सिर्फ किसके अंदर होगा? रेड ब्लड सेल के अंदर, बाहर नहीं होता ये। कलर अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये कलर देगा आपको ब्राउन कलर, हेमोसिड्रिन। मूव करें नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब तो पूरा ही खत्म हो गया, अब लास्ट में इसके फंक्शन तो आप ही बता ही सकते हो। आरबीसी के फंक्शन क्या होंगे? रेड ब्लड सेल क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इधर उधर ले जाने का काम, और कुछ काम नहीं है। दैट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ योर ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप भी डिटरमाइन कौन करवाता है? आरबीसी। सो रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट द O2 and CO2, and it will also carry antigen like A and B agglutinogen, RH factor which help in determining your blood group। तो आपके ब्लड ग्रुप पर कैसे है, क्या है, वो सब भी पता चलता है आरबीसी से, बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर आर स्पेसिफिक agglutinogens like A, B और RH फैक्टर, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। नेक्स्ट, क्लियर है? आरबीसी क्लियर है? नेक्स्ट इज on the surface of RBC there are specific antigen which is known as antigen A, or we can say agglutinogen A and B, and RH factor. A and B will help you ABO blood grouping system, and RH factor will help you RH system। RH system क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप, जानते हो आप? पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रुप है वो बताएगा आपका RH फैक्टर। एंड ए बी एंड ओ, जो चार हमारे ग्रुप होते हैं, वो बताएगा आपका ये ए एंड बी एग्लूटिनोजेंस। नेक्स्ट, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। नाउ अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल जो था, अगर इसका नंबर में अप डाउन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, सो हम इसको यहाँ नहीं देखते हैं, हम उधर चलते हैं आगे, हमारे हिसाब से लिखते हैं, तो छोटा मोटा लिखा है। आरबीसी रेड ब्लड सेल में वेरिएशन क्या क्या हो सकता है? आरबीसी वेरिएशन, तो वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल, आइदर इट कैन इंक्रीज और आइदर इट कैन डिक्रीज। या तो इंक्रीज हो सकती है या क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, दो ही तो वेरिएशन आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज रेड ब्लड सेल, और सेकंड वन इज डिक्रीज रेड ब्लड सेल। Increased red blood cell, which is also known as that is polycythemia, and the decreased red blood cell is known as that is anemia, that is anemia। now first हम बात करेंगे इंक्रीज, देन उसके बाद हम बात करेंगे डिक्रीज। polycythemia can be occur with two state, this may be physiological polycythemia, physiological, and this may be pathological। so if the red blood cell is very high in your body and there is no disease condition present in the body, that is known as physiological polycythemia। and if there is a disease condition in your body and that increasing the red blood cell count, that is known as pathological polycythemia। so pathological means due to any disease condition, and physiological means normal। I will give you the example also in which conditions, in which normal conditions RBC will increase and in which disease condition RBC will increase। तो meaning clear हो गया? physiological increase in the red blood cell is due to without any disease condition, and pathological is because of due to any disease condition। examples की बात करें, like in our India और in world wide अगर हम बात करें, तो
जो हम लेवल देखते हैं, आप कहीं अगर रेलवे स्टेशन पे गए अलग अलग, तो वहाँ पे जो नाम होता है उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, हाइट फ्रॉम समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल, और उसके आगे किलोमीटर या जो भी हाइट मीटर में जो होती है वो लिखी होती है, देखा है सी लेवल से इतना ऊपर है, वो क्यों लिखा होता है? वो क्यों रेलवे वाले लिखते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारा जो मेन रोल है वो है ऑक्सीजन। व्हेन यू आर गोइंग इन अपर साइड फ्रॉम द सी लेवल, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल reduce, जैसे जैसे आप आपका जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, यानी यू आर गोइंग इन हायर एल्टीट्यूड एरियाज, द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन एयर विल बी रिड्यूस्ड, एंड व्हेन यू आर एट द सरफेस लेवल, योर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आवर एयर इज वेरी हाई, जो 21% हम बात करते हैं, दैट इज एट द सरफेस लेवल, नॉट एट द हायर एल्टीट्यूड, लाइक इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर और इन हिमाचल, these areas are very high altitude areas, जिनका एल्टीट्यूड क्या है, बहुत ही ऊंचा है, लेकिन इन केस ऑफ राजस्थान और दिल्ली और जो ये हमारे एरियाज है, these are the surface area and the altitude is very लो, नॉर्मल जीरो, यहाँ तो लगभग हम जीरो तो नहीं है पर आसपास ही है, तो यहाँ ऑक्सीजन अच्छी होती है। प्रॉब्लम क्या होता है इससे? इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इफ यू सी द स्टेमिना, द पर्सन हु इज लिविंग इन हिली एरिया लाइक इन हिमाचल और इन कश्मीर, द पर्सन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया, यू आर कंपेयर टू देम वेरी वीक पर्सन, आप बहुत वीक होंगे। अगर आप दोनों पर्सन को रनिंग करवाएंगे, डेफिनेटली यू विल लूज, आप हार जाएंगे। जैसे ये रेस होती है 100 मीटर 200 मीटर, ये और एक पर्सन था पहले जो बहुत फास्ट भागता था, अब भी भागता होगा पता नहीं कौन था, अरे नीरज चोपड़ा कहाँ भागता है? नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, इन वर्ल्ड वाइड दैट इज हुसैन बोल्ट, द पर्सन हु इज रनिंग वेरी फास्टली, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है बहुत सारे, जिसने 100 मीटर को सबसे फास्ट क्रॉस किया सारे। वो पर्सन कहां से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री का है? सो वॉट एवर कंट्री, जो भी उसकी कंट्री है जहां से वो बिलोंग करता है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझे। इन करंट टाइम कंट्री विच इज नोन एज केनिया, केनिया जानते हो? वहां का एल्टीट्यूड लगभग हाईएस्ट एल्टीट्यूड में हम देखते हैं केनिया का, एंड वहां पे जो भी ये स्पोर्ट्स गेम जो भी होते हैं उनके कैंप लगते हैं केनिया में। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप लोगों को वहां ले जाके ट्रेनिंग देंगे। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या मिलेगा वहां पे? अरे आप कभी घूमने गए होंगे, हिमाचल गए या कभी जम्मू कश्मीर गए, तो वहां आते लोग तो अब नहीं होगा, होता है? क्यों होता है? बिकॉज यू आर एट द हायर एल्टीट्यूड, और आपकी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो वही है जो पहले था, और आपकी डिमांड जो है वो बॉडी में फुलफिल नहीं हो रही है। सो वहां के लोगों का जो आरबीसी का अमाउंट होता है, आप एक पर्सन जो हिमाचल में लीव करता है, यहाँ लीव करता है, दोनों का आरबीसी देखना, उसका आरबीसी ज्यादा मिलेगा और आपका आरबीसी कम मिलेगा। उसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ दे आर लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड एरिया, और वो हाई एल्टीट्यूड में रहने से उनको बेनिफिट कब मिलेगा, जब वो प्लेन एरिया में आएंगे। इसीलिए तो जब गेम होता है और अगर प्लेन एरिया में गेम होता है तो उस हाई एल्टीट्यूड वाला इजीली जीत जाता है, क्योंकि उसको कुछ फील नहीं होता, वो इजीली भाग लेता है, उसको कुछ सांस नहीं फूलता है। लेकिन अपने 100 मीटर भागो यार, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, होता है नहीं होता, इट इज वेरी कॉमन। सो दैट इज द फिजियोलॉजिकल इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, sorry, physiological increment of RBC because of the higher altitude condition. So example for this physiological condition, first is high altitude, clear? और क्लियर है? पहला एग्जांपल, जहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, बॉडी के अंदर डिमांड फुलफिल नहीं होगा, और फिर आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, एरिथ्रोपोइटिन आएगा, आरबीसी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम भी होगा, तो ले जाने वाले ज्यादा है तो ज्यादा ले जा पाएंगे, सो बॉडी में डिमांड फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनका ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा, सॉरी उनका आरबीसी क्या होता है, ज्यादा कंपेयर टू है सरफेस लिविंग, जो सरफेस एरिया में रहता है उसका आरबीसी लेवल कम रहता है। क्लियर? नाउ दोस पर्सन हु आर एक्टिवली डूइंग योगा, बिकॉज टुडे इज अ वर्ल्ड योगा डे, सुना होगा 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज ए, हाँ यही बोल रहा हूँ, टुडे इज मतलब आज ही होता है, इट्स एन इंटरनेशनल योगा डे। सो दोज हु आर एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन योगा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, देयर नंबर ऑफ आरबीसीज आर कंपैरेटिवली हाई कंपेयर टू दोज हु आर कंटिन्यूअसली स्लीपिंग, जो सोते रहते हैं उनके कंपेयर में एक्सरसाइज करने वालों की आरबीसी क्या होगी, ज्यादा। तो एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज करने से बॉडी की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से आपकी बॉडी में आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होगा, तो आपका फिजियोलॉजिकल इंक्रीमेंट होगा। एक्सरसाइज के बाद, लाइक इन सम केसेस, लाइक आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, एंड स्पेसिफिकली दोज आर ईटिंग ह्यूज अमाउंट, जो कम खाते हैं और जो ज्यादा खाते हैं, if you are eating a huge amount, your RBC will also much greater compared to those who are दुबले पतले कम खाने वाले, उनके कंपेयर में RBC कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? जब खाना ज्यादा खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना पड़ेगा, और मेटाबॉलिज्म होता है तो सारा ब्लड किधर से हो जाता है, जीआईटी के अंदर, तो इधर कम हो जाता है, इधर कम होता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता है, इसलिए तो नींद आती है फिर खाना खाने के बाद। क्यों आती है? क्योंकि यार ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई, इधर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, और ये बोलता है मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। सो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बॉडी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी। Those chronically eating large amount of food, they will have the more RBC compared to those eating small amount of food regularly. Clear? So these are few examples in which your RBC will be high, and this is not a disease condition. This is because of a physiological condition. Clear? In case of pathological polycythemia, this is because of any disease condition, and most of the patient will have high number of RBC, and that is related to respiratory disease. Respiratory disease.
लाइक इन केस ऑफ एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जानते हो, बैरल शेप चेस्ट, गोल गोल हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल टू, normally it is not equal, normally is 1:2 होता है, but when anterior posterior diameter is equal 1:1, that is known as emphysema, over dilation of permanent over dilation of alveoli, that is अरे चेस्ट पूरा ऐसे पूरा राउंड हो जाता है बॉडी का, ये पूरा ऐसे गोल गोल, ये पूरा फूल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, emphysema. So in case of emphysema, person will have the less amount of oxygen in the body, and to increase the oxygen level in blood, body will increase the red blood cells, but it is due to any disease condition, that's why it is known as pathological polycythemia. Other respiratory disease like TB or any other chronic bronchitis, COPD, these all are will increase the number of RBC. Clear? तो आपका पहला कंप्लीट हो गया, क्या था, लेवल ऑफ इंक्रीज होना आरबीसी का, दैट इज पोलीसाइथेमिया. सेकंड क्या है, आरबीसी का लेवल डिक्रीज होना, और ये डिक्रीज हो सकता है, अगेन दो टाइप पढ़ेंगे इसमें भी, एक ही रखें, ये भी क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल एनीमिया, in which state the number of RBC will reduce without any disease condition. Physiological anemia. So there is only one condition which reduce the RBC level, and it is we can say it's a false anemia. It's not a real anemia. It's not a true anemia. It's a pseudo anemia, because number of RBC is still same. Number of RBC is still same, but the amount of fluid or plasma will increase. That condition is known as hemodilution. So physiological anemia only present when person have the hemodilution. Otherwise anemia जो है वो कभी भी physiological possible नहीं है. So यहाँ पे सिर्फ एक ही state है, वो क्या है, प्रेगनेंसी, और वी कैन से हीमोडाइल्यूशन. एनी अदर कंडीशन जहां पे हीमोडाइल्यूशन हो रहा है वहां भी आपको ये देखने को मिल सकता है, लाइक प्रेगनेंसी और हाइपरवोलेमिया, हीमोडाइल्यूशन, और वी कैन से प्रेगनेंसी. यस, क्लियर. पैथोलॉजिकल, इसमें तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं. पैथोलॉजिकल एनीमिया मल्टीपल कंडीशंस है नहीं है, लाइक एनी टाइप ऑफ कंडीशन व्हिच डिस्ट्रॉइंग द आरबीसी, लाइक, यस सर बहुत सारी है, लाइक पता नहीं सर, अरे बहुत सारी कंडीशन होती है जहां पे आरबीसी कम हो जाती है, बताओ. किडनी डिजीज, व्हेन एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज नॉट देयर, द आरबीसी लेवल विल रिड्यूस. So first major problem is kidney problems. Whenever person is having kidney disease, the RBC level will reduce. Lack of iron, iron नहीं होगा तो RBC stimulation तो मिल रहा है, होता है, घर में टैंक है, मोटर लगा रखी है, मोटर तो चल रही है पर पानी नहीं है टैंक में, ऊपर कहाँ जाएगा, पॉसिबल है. सेम वही की प्रोसेस, तो एरिथ्रोपोइटिन बोल रहा है बनाओ आरबीसी बनाओ, आरबीसी बनाओ, बोन मेरो बोल रहा है हाँ बनाओ बनाओ, लेकिन बनाए किससे है, खाना बनाने के लिए बोल रहे हो, खाना बनाओ बनाओ बनाओ, आटा तो है नहीं, किससे बनाए, बोल रहे हो सब बनाओ बनाओ, बनेगा नहीं, तो आपका आयरन डेफिशिएंसी है. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड क्रोनिक डिजीज, मल्टीपल पैथोलॉजिकल डिजीज लाइक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, जो सारी डिजीज है सब में क्या होगा, आपको ये पैथोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा. ये लिखना है सारा, और कुछ नहीं, मतलब मेरा वेट करें या मैं लिखूंगा तभी लिखोगे. किडनी डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, कैंसर, कीमोथेरेपी. So these are the multiple factor, और भी बहुत, हर डिजीज, एवरी डिजीज अफेक्ट दिस लेवल ऑफ आरबीसी. सो दिस इज द वेरिएशन इन आरबीसी. कंप्लीट यहां तक, मूव करें, लिख लिया, नहीं लिखा. सो दीज आर द वेरिएशन ऑफ आरबीसी. ऊपर लिखा हुआ है आरबीसी वेरिएशन, वेरिएशन इन आरबीसी. Variation in RBC, there are two types of variation. One is increase or second one is decrease. Increase is known as polycythemia and decrease is known as anemia. Both condition will occur with two specific conditions like physiological and pathological. Physiological in absence of any disease, it's normal condition, and pathological because of any disease condition. And the fourth part जो हमने यहाँ पे discuss किए, clear? ऊपर करें. So these are the four types. आ रहा समझ में? आगे कंपैरिजन में पीछे ज्यादा बैठते हैं. अरे आगे खाली है, आगे बैठो आराम से, वो देखो वहां पे खाली बड़ी सारी है. है 1 मिनट, अभी तो सर ने पढ़ाया, श्री सर ने.
ग्राम हीमोग्लोबिन वो अभी निकालूंगा मैं सारा, 1 यूनिट 1 ml 1 लीटर सब कुछ अभी निकालते हैं, आपको सारा सिखाएंगे कैसे। और हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे आरबीसी के अंदर, एमसीवी एमसीएचबी सारा भी बताता हूँ मैं। यस, हाँ जी। और स्मोकिंग विल इंक्रीज, smoking is a type of exercise, deep breathing exercise, and it will increase, but smoking can cause cancer, that is problem. Yes, है क्या? No, no, it is no enzyme. हाँ, हाँ, it's a maturation process. It's RBC maturation process. Erythropoietin hormone is working everywhere. Erythropoietin hormone is there. Erythropoietin hormone. Clear? अरे बना लिया, मूव करें। नेक्स्ट, तो ये लिख लिया, वेरिएशन पूरा हो गया। यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ वो अभी आपने लिखा वही है, वापस कुछ नहीं लिखा। 1 ग्राम में कितना हीमोग्लोबिन होता है 1 ml में, और 1 यूनिट में कितना होता है, और 1 लीटर में कितना होता है, उसको सारा जो कैलकुलेशन है मैं अभी निकालूंगा। जहां मैं आपको पीसीबी पढ़ाऊंगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एंड जो भी है सारा अभी मैं निकालूंगा और सारा आपको बताएंगे, और फिर आप सीबीसी कंप्लीटली देख पाएंगे, रेड ब्लड सेल को समझ पाएंगे। क्लियर? मूव करें आगे। नेक्स्ट, हटा दें। वेरिएशंस पढ़ लिया, क्लियर क्लियर है। पॉलीसाइथेमिया हो गया, और ये फिजियोलॉजिकल हो गया सारा। न्यूबॉर्न भी है, इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये भी आप लिख सकते हैं, because newborn baby is having normally physiologically high number of RBC. Pathological emphysema and anemia already पढ़ लिया हमने। बस नेक्स्ट, वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी, अगर साइज जो है अलग अलग साइज बढ़ती है कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइट्स यानी स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। इफ द आरबीसी इज इन स्मॉल साइज दैट इज नोन एज माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रो मींस स्मॉल, एंड नॉर्मल साइज आरबीसी इज नॉर्मोसाइट और नॉर्मोसाइटिक आरबीसी, एंड इफ इट इज larger than normal size it is known as macrocytic RBC. So macrocytes are macrocytic RBC. Size, मूव करें। नेक्स्ट कुछ वैल्यूज हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लाइक आपने जो सीबीसी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारी वैल्यूज आती है, और उन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी पूछ ले या कोई घर वाले भी पूछ ले तो आपको शर्मिंदगी ना फील हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। होता है लाइक किसी ने ऐसे एक्सरे दिखाया, आपने भी देखा हाँ एक्सरे तो है, कहाँ का है? चेस्ट का है। सो एक पर्सन ऐसे एक्सरे देख रहा है, देखने के बाद कुछ तो है, तो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है। घर वाले पूछ रहे क्या लगा है? लग तो रहा है, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बाकी कुछ तो है। बाद में मैंने उसको बोला पहले इसको इधर घुमाओ ऐसे, क्योंकि ये उल्टा है। चेस्ट ऐसे नहीं होता है, चेस्ट ऐसे होता है। लंग्स नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, सो उल्टा है। और पोस्टीरियर एंटीरियर नहीं है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू है, तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर करो। फिर उसके बाद स्टडी करना आगे पढ़ो, इसमें क्या है वो बाद में आएगा, पहले इसको सही देखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहला यही होता है कि जब भी कोई फिल्म उठाओ तो उसको करेक्ट होल्ड करना सीखें। ऐसा ना हो उसके नहीं पता हो तो क्या करना है, उसपे नाम लिखा होता है ना, नाम पेशेंट का नाम और उसका एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा होता है, वो करेक्ट होना, सीधा होना चाहिए। उसको उल्टा पकड़ोगे तो उल्टा दिखेगा, तो वो देख लो कि सीधा किधर है, तो आपका एक्सरे सही रहेगा। वो तो ठीक है, ऐसे तो कर लो कम से कम, बाकी बाद में समझ आया नहीं आया वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो अभी सीबीसी तो मैं बता देता हूँ, एक्सरे बाद में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी कौन पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। हाँ, तो क्या पता वो सर के पास टाइम नहीं होगा, तो देखते हैं। हाँ, ये क्या लिखा नीचे? वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसी, सिकल सेल जो होती है, सिकल सेल जानते हो, ऐसी आरबीसी हो जाती है, सिकल सेल। दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जो हम पढ़ेंगे आगे। ब्लड के अंदर डिजीज है, ये ब्लड कैंसर है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द श्रिंकिंग ऑफ द आरबीसी दैट लीड टू सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेप्स और सिकल सेल्स। शेप, नॉर्मल जो शेप है बाइकॉन्केव डिस्क शेप, उसका किसमें कन्वर्ट होना? सिकल शेप में। सिकल का मतलब होता है वो ऐसे वो घास काटने के लिए आता है। हाँ, हसिया, हिंदी में बोलते हैं हसिया। वो घास काटने का जो होता है ऐसे से वो, या फिर फिल्मों में था, साउथ की फिल्मों में वो ऐसे लगे, वो लेके भागते हैं, वो वाला हसिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पे वन बाय वन, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। अभी तो हीमोग्लोबिन भी बाकी है, क्या हो गया, हीमोग्लोबिन तो बढ़ रहा है। सो पीसीबी और पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वॉल्यूम एचसीवी। व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम और व्हाट इज एचसीवी, हेमेटोक्रिट वॉल्यूम? फर्स्ट क्वेश्चन इज, बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट? पीसीबी एंड एचसीवी मीनिंग तो मैंने बता दिया, पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड हेमेटोक्रिट सेल वॉल्यूम एचसीवी।
बहुत सेम, वेरी गुड है। सर आपने ऐसे ऑब्लिक लगा रखा था, एक आगे लिख रखा, मतलब होगा तो सेम ही, अलग अलग तो हो नहीं सकता। सो पीसीबी एज वेल एज एचसीबी बोथ आर द सेम थिंग, एक ही होती है। इन ओल्ड टाइम इट इज नॉन एज अ पीसीबी, बट नाउ इन करंट टाइम वी विल नॉन एज एन एचसीबी, आजकल इसको एचसीबी बोलते हैं, दोनों सेम है। होता क्या है वो हम समझते हैं। सो पीसीबी और एचसीबी कैसे निकालते हैं, क्या होता है देखें। एक पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपलिंग आपको करना है। नाउ इस सैंपल को आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पैक कर देना है। पैक्ड का मतलब बंद किया हुआ, जैसे आपका ब्लड होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है पीआरबीसी, बोथ आर डिफरेंट। RBC अगर आप लिख रहे हो तो that is indicating inside the body. If you are mentioning PRBC, that is outside the body which is packed in a plastic bag. PRBC is a packed red blood cell. वो बैग के अंदर पैक है इसलिए उसको बोलते हैं packed red blood cell. और RBC इंडिकेट करता है inside the body. So ये ब्लड सिंपल भी किसमें है, PCV यानी packed cell volume, पैक किया हुआ है, यानी आप किसी बोतल के अंदर या किसी बैग में बंद कर दो, उसके बाद हम उसका नंबर काउंट करेंगे। सो ब्लड सिंपल निकाला और आपने क्या करना है, इसको किसमें डालना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। नाउ इफ वी टेक 1 ml ऑफ ब्लड, अगर हम कितना लेते हैं, 1 ml ब्लड लेते हैं, उस 1 ml ब्लड को आपको इसमें फिल कर देना है। यहां तक आपने ये भर दिया पूरा, ब्लड रेडी होगा और हीमोग्लोबिन से रेडी होगा, ये आपने फिल कर दिया। ये जो वाइल है दिस वुड बी एंटी कोगुलेंट वाइल। वाइल कौन सी लेनी है आपको, एंटी कोगुलेंट लेनी है, जिसमें कोई ना कोई लाइक ईडीटी वाइल आपने ले ली, जो ईडीटी एंटी कोगुलेंट वाइल है वो आप ले लेंगे, ताकि उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड शुड नॉट बी क्लॉटेड। इस वाइल को पैक कर दिया, एंटी कोगुलेंट वाइल है, बंद कर दिया ऊपर से, और इस वाइल को रख देना है आपको किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। एंटीकोगुलेंट वाइल लेनी है और किस में रखना है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन याद है, वो घुमाने वाली, ऐसे रख के इसको 15 मिनट तक घुमाना है। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल ऑफ दिस ब्लड, जो सेकंड थिंग आएगी, अगला जो आएगा प्रोसेस क्या होगा, दिस इज द वाइल, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या हो जाएगा, सेल्स और प्लाज्मा क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वेरी गुड। ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा, सो दिस इज द प्लाज्मा, and in the lower part of this vial is cells, these are the cells, because the number of cells अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रीच अमाउंट किसका है, आरबीसी का है। अरे सेल्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात, सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आर द हाईएस्ट सेल इन ऑल द ब्लड सेल्स, 3 ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट। एंड अगर टोटल नंबर की बात करें तो हाईएस्ट नंबर किसका है, आरबीसी का। इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड ब्लड आरबीसी देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, व्हाइटिश कलर की मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं व्हाइट बनाना, मैं इसको ऐसे ग्रीन बना रहा हूँ, पर वो होती व्हाइट है। हियर दिस इज नोन एज बफी कोट, पता सब है आपको, बफी कोट व्हिच इज फाउंड बाय डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। नाउ you just calculate this amount, this amount is known as PCV, packed cell volume, PCV. So this amount in 1 ml, हमने 1 ml blood लिया था, in 1 ml it will be approximately 0.45 ml, in 1 ml it will be 0.45 ml, or you can say right percentage also, 100 जो 1 ml है उसमें कितना परसेंटेज होगा आरबीसी यहाँ पे, तो नियर बाई 0.45%, that is the amount of RBC in 1 ml blood, and this is known as PCV, packed cell volume. If you are taking a 100 ml blood, 1 ml में 0.45 ml है, then in 100 ml blood it will be 45 ml or 45%. So this 45% or this 45 ml is also known as HCV, hematocrit volume. So number of RBC or the percentage of RBC in 1 ml और in 100 ml और in 1000 जो भी दिया है आपको अमाउंट, उसमें जो परसेंटेज आरबीसी का है उसको हम क्या 45 और 45% पर, अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो डीएल, अगर आप 1000 ले रहे हैं तो लीटर, और अगर आप 1 ले रहे हैं तो एमएल, 1 ml पर एमएल। सो आप वो लगा देंगे आगे। This percentage of RBC in this blood sample is known as hematocrit level or the volume PCV, packed cell volume. Clear हो गया ये? Yes or no? And normal it is average approximately nearby 45% or 0.45%। अगर आप 1 ml, हम मोस्टली 1 ml पे डिस्कस करते हैं, जो क्यूबिक एमएम हम लगाते हैं, क्यूबिक एमएम वो 1 ml को इंडिकेट करता है, पर एमएल पे होता है, इसलिए पर एमएल में कितना आएगा 0.45% या एमएल। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड। चलो क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं, हेमेटोक्रेट क्या लिखा है, वॉल्यूम और द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, जो आपको सैंपल दिया है उसमें आरबीसी का परसेंटेज कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रेट वॉल्यूम। एवरेज इज अबाउट 42 to 44%, नियर बाई 45 हो गया। ये मेल और फीमेल में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इन मेल इट विल बी अप्रोक्सीमेटली नियर बाय, इन फीमेल it is approximately nearby 38 to 44%, and in a male person it is approximately nearby 44 to
48% नियर बाई, सो लगभग ये 48 तक हाईएस्ट और 38 तक लोवेस्ट हो सकता है दोनों इस ग्रुप में, और एवरेज हम 45% मान सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन की अगर हम बात करें तो जैसे आरबीसी के अंदर वेरिएशन आएगा वैसे ही आपको क्या मिलेगा, हेमेटोक्रेट में वेरिएशन आएगा। इफ द नंबर ऑफ आरबीसीज आर इंक्रीजिंग इन द ब्लड, देन the hematocrit will increase or decrease? Increase. And if the number of RBC is decreasing, the hematocrit will decrease. This hematocrit value mainly used specifically used to determine any type of dehydration condition. जब भी आपको कोई फीवर आता है या आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऐसी कोई भी इश्यू से, तो डॉक्टर आपका हेमेटोक्रिट लेवल चेक करेगा। एंड इन हेमेटोक्रिट कंडीशन, हेमेटोक्रिट चेक करने से आपने देखा कि हेमेटोक्रिट बहुत हाई आ रहा है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग हाइपोवोलेमिया। पेशेंट में क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रखा है, और डॉक्टर तुरंत क्या बोलेगा आपको, आईवी फ्लूइड एक बोतल लगवा लो और फिर घर पे फुल पानी पीना है, ताकि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो ये आपको हेल्प करता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आरबीसी लेवल को आप मेजर करके। क्लियर, पीसीबी या एचसीबी क्लियर हो गया, कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं। अब मूव करें नेक्स्ट, सेकंड वन इज MCV, द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन, ये वो आपका वाला मीन नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मीन है, वो वाला मीन नहीं है, दिस इज द मीन एवरेज, एवरेज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। व्हाट इज द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV? बताओ क्या होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? नहीं बताओगे? सारे सेल्स के अंदर, सो सारे सेल्स के अंदर आरबीसी का परसेंटेज क्या होता है, हेमेटोक्रेट या पीसीवी होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, आरबीसी के अंदर घुसे, अब आरबीसी के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन लिखा है, एन एमसीवी ब्लड टेस्ट मेजर द एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन रेड ब्लड सेल। पहले इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप लिखोगे ताकि समझ में आए आपको। सो कल हमने पढ़ा था नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल इज, नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल इज कितना होता है, रेड ब्लड सेल नियर बाई एवरेज इज 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम मींस 1 ml, इन 1 ml आरबीसी कितना होता है, 5 मिलियन आरबीसी होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, सो आपके पास ये हमने टेस्ट ट्यूब बनाई थी, ओके टेस्ट ट्यूब तो बना लिया, वापस नहीं बनाएंगे, छोड़ो इसको। टोटल वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास आरबीसी का, आरबीसी का टोटल वॉल्यूम कितना देखा हमने अभी, 1 ml पे बात कर रहे हैं, 4500 ml नहीं लेना है। 1 ml में कितना है, 0.45 ml, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 1 ml ब्लड। क्लियर है? नाउ द एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज MCV, this MCV is a volume or is a amount of blood which is occupied by one RBC। आपके पास जितना भी आरबीसी ने वॉल्यूम बनाया, कितना टोटल वॉल्यूम था, 0.45 प्लस ml ऑफ इन 1 ml ब्लड। उस 0.45 ml ब्लड में से अगर हम एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम निकालें, वो कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, एमसीवी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, भाई वॉल्यूम कितना है टोटल। लाइक एक और दूसरा एग्जांपल देता हूं, लाइक आप में जैसे 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, और आप 300 स्टूडेंट ने मिलके 9,000 रुपए इकट्ठे किए। 300 स्टूडेंट ने मिलके क्या किए, 9,000, 300 स्टूडेंट्स हैं टोटल, आप लोगों ने क्या किए, 9,000 रुपीज कलेक्ट किए। तो अब आपसे पूछे कि एक स्टूडेंट ने कितना दिया, तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 9,000 डिवाइड बाय 300, डिवाइड किया आपने, कितना आया, 30, 30 आ गया। सेम ऐसा ही कि आपके पास टोटल 0.45 ml है और जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो 5 मिलियन है, तो एक आरबीसी के पास कितना वॉल्यूम है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी, आपका मिलियन वॉल्यूम आ जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी व्हिच इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी कितना है इन 1 ml, 0.45 ml,